सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि घू कबीले के सभी एल्डर हेवनली टॉप में जाने वाले सभी पेटिशनर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हर एक एशियन कबीले से सिर्फ 2 ही पेटिशनर अंदर जा सकते थे, पर वो घू कबीले के 6 लोगों को अंदर भेजना चाहते थे, जिसके लिए वो जियोयान की पोजीशन को भी हड़पना चाहते थे। जूनर वहां गई थी और उसने सभी को एहसास दिलाया कि हम इतने सालों से जियो कबीले के कोटा का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, इसीलिए हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए और अब जियोयान को भी अंदर जाने दिया जाए। पर फिर भी वो मानने को तैयार नहीं थे, जिससे जूनर ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था। जूनर की पावर का वो सामना नहीं कर सकते थे और वैसे भी जूनर की बातें सही थी, इसीलिए सभी एल्डर मान गए थे। जियोयान की मुलाकात जूनर के पिता गु युआन से होती है। उन्होंने उसे तुओशी एशियन जेड के बारे में बताया कि उस चाबी के टोटल 8 टुकड़े हैं और उस टुकड़े की वजह से ही सोल कबीले ने अपने पिता को बंदी बनाया और कई बार उस पर अटैक किया। इसीलिए गु युआन ने उससे तुओशी एशियन जेड मांगा ताकि उसे सुरक्षित रख सके, पर जियोयान ने इनकार कर दिया क्योंकि उस जेड में उसके पिता का सोल इम्प्रिंट मौजूद था। जूनर भी वहां गई थी, जो उसे अपने साथ हेवनली टॉम रियल्म में लेकर गई थी, जहां बाकी सभी क्लेन के पेटिशनर भी मौजूद थे जो अंदर जाने वाले थे। सिर्फ स्पीड क्लेन के लोग ही वहां नहीं आए थे। टोंग जुआन ने सभी को बताया था कि इस हेवनली टॉम में सभी 3 साल के लिए रह सकते हैं और ये वक्त बाहर की दुनिया का सिर्फ आधा साल होगा। और इस वक्त में जियोयान अगर अपने एंसेस्टर जियो जुआन की पावर को हासिल कर सका तो उसकी पावर काफी बढ़ जाएगी। दरवाजा खुल चुका था, इसीलिए सभी उसके अंदर चले गए। अब हमें हेवनली टॉम रियल्म का सीन दिखाया जाता है, जहां चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान और चट्टानें मौजूद थी और कई सारे बिस्ट के कंकाल पड़े हुए थे। वहां एक पोर्टल ओपन होता है, जिससे जियोयान जूनर के साथ उस जगह पर आ जाता है। जियोयान जब उस जगह की एनर्जी को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बाहर की तुलना में काफी ज्यादा डेंस होती है और वो जूनर से कहता है कि यहाँ की एनर्जी गो क्लेन के एशियन रियल्म से भी काफी ज्यादा शक्तिशाली है। जूनर उसे बताती है कि यह हेवनली टॉम रियल्म काफी बड़ा है, हम अभी तो केवल इसके फर्स्ट लेयर में पहुंचे हैं। हम जितना आगे बढ़ते जाएंगे ये जगह उतनी खतरनाक होती जाएगी, इसीलिए इसके साथ ही हमें काफी सारे अवसर भी मिलेंगे जिससे हम और ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जो यहाँ सोचने लगता है कि आखिर यहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटी होगी, तभी एक पपेट उन पर अटैक करने आने लगती है, पर जूनर अपनी पावर से उसे पकड़ लेती है और बताती है कि ये एनर्जी पपेट है और ये भी हमें एक काफी अच्छी तरह का अवसर देती है। ऐसा कहा जाता है कि इन एनर्जी पपेट का निर्माण हेवनली टॉम में दफनाए गए मरे हुए लोगों से होता है। ये एनर्जी फोक के अंदर छिपे रहते हैं और चुपचाप हमला करते हैं। वो एनर्जी पपेट बाहर आने की काफी कोशिश कर रहा था, पर जूनर अपनी पावर से अब उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है, जिससे वो एनर्जी पपेट एक क्रिस्टल में बदल जाता है। जियोयान उसे पूछता है कि क्या इन एनर्जी पपेट के अंदर भी दिमाग होता है और क्या हमारी तरह सोच सकते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि एनर्जी फोक से हमारे सेंसेस कमजोर कर देती है, जिससे हम इन्हें आसानी से देख नहीं पाते। जूनर बताती है कि इस हेवनली टॉम के फर्स्ट लेयर में मौजूद एनर्जी पपेट में थोड़ी बहुत बुद्धि होती है, लेकिन जब हम सेकंड और थर्ड लेयर में प्रेस करेंगे तो वहाँ की एनर्जी पपेट की ऊर्जा और ज्यादा होगी, जिससे हो सकता है कि वो काफी ज्यादा तेज हो और उनके पास कोई खुफिया जानकारी भी हो। साथ ही वो जियोयान को यह भी बताती है कि यह क्रिस्टल एक तरह का एनर्जी कोर है, इसे तुम एक बार अपनी हथेली में पकड़ने की कोशिश करो और फिर इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए अपने कल्टिवेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना। जियोयान जब उस एनर्जी कोर को क्रश करता है तो काफी सारी एनर्जी निकलती है जो उसकी बॉडी में समाहित होने लगती है, जिससे उसे अपनी एनर्जी में बढ़ोतरी का एहसास होता है। वो कहता है कि यह वाकई काफी अच्छी चीज है, इस एनर्जी को पिल्स की तुलना में एब्जॉर्ब करना काफी आसान है और वाकई इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि एशियन गु क्लेन और सोल क्लेन जैसे सुपर पावर क्लेन इस हेवनली टॉम को इतना महत्व देते हैं। जूनर बोलती है कि यह तो केवल एक सेक्रेट ग्रेड का एनर्जी कोर है, हम जितनी गहराई में बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा संभावना है कि हमें इस जगह पर 9th ग्रेड के एनर्जी कोर भी मिलेंगे और इसमें कोई संदेह नहीं कि एनर्जी कोर के ग्रेड बढ़ने के साथ एनर्जी पपेट भी काफी ज्यादा शक्तिशाली होगी, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा। जियोयान कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अगर हमें अपनी शक्ति में ज्यादा से ज्यादा सुधार करना है तो हमें और ज्यादा गहराई में जाना होगा और उस सेकंड और थर्ड लेयर में प्रेस करना होगा। जूनर उत्साहित हुई बोलती है कि हमें एक मैच करना चाहिए, हमें सेकंड लेयर के एंट्रेंस तक पहुंचने से पहले ये देखना चाहिए कि हम में से कौन ज्यादा एनर्जी कोर को इकट्ठा कर पाता है। जियोयान भी खुश हुआ कहता है कि ठीक है, मुकाबला स्टार्ट करते हैं और वो दोनों तेजी से एक साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। तभी उस जगह पर तेज स्मोक छाने लगती है, क्योंकि हॉल ऑफ सोल्स के पेटिशनर हुनिया और हुनशी भी उस जगह पर आ गए थे और वो जियोयान और जूनर को मारना चाहते थे।
इसीलिए वो उनके पीछे होते हैं। जूनर और जियोयान आसानी से एनर्जी पपेट का शिकार कर रहे होते हैं। जियोयान जूनर से बोलता है कि इस हेवनली टॉम की फर्स्ट लेयर में मौजूद एनर्जी पपेट हमारे लिए कोई खतरा नहीं है, इसीलिए इनसे फाइट करके हम अच्छी ट्रेनिंग नहीं ले पा रहे हैं, जिस वजह से हमें जल्दी से सेकंड लेयर में प्रवेश करना चाहिए। जूनर कहती है कि मैं देख पा रही हूँ कि आप जल्दी 6 स्टार फाइट एंसेस्टर में प्रमोट होने वाले हो, इसीलिए आप 6 स्टार फाइट वेनरेट बनने के लिए इन एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते। आपको प्रमोट होने के बाद हम सेकंड लेयर में प्रवेश करेंगे। जियोयान उसकी बात समझ जाता है और अब वो वही एक क्लिप पर बैठकर उस एनर्जी कोर को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। उस जगह पर काले बादल मंडराने लग गए थे। जूनर और जियोयान को पहले एहसास हो गया था कि हुनिया और हुनशी भी उनकी तरफ आ रहे हैं। जूनर बोलती है कि तुम दोनों पहले ही यहाँ आ चुके हो, फिर कायरो की तरह इस धुएं में क्यों छिप रहे हो। तभी उस धुएं में से एक तेज एनर्जी के साथ जियोयान पर अटैक होता है, पर जूनर जल्दी से आगे आकर एक बैरियर को क्रिएट कर लेती है जिससे वो अटैक को रोक लेती है। हुनिया हंसते हुए बोलता है कि तुम वाकई एशियन गु क्लैन की डिवाइन ब्लड की वंशज होने के योग्य हो। हुनशी भी बोलता है कि तुमने हमें महसूस कर लिया, वाकई तुम्हारे पास इस तरह की परसेप्शन से मुझे काफी जेलस फील हो रहा है। जूनर को एहसास होता है कि उन दोनों की पावर 8 स्टार फाइट वेनरेट रियल्म में है और अभी जियोयान ध्यान लगाकर कल्टीवेशन कर रहा था, पर जियोयान धीरे से जूनर की तरफ इशारा करता है। इससे साफ जाहिर है कि उन्होंने खतरे की भनक लेते हुए पहले ही उन दोनों को फंसाने का जाल तैयार कर लिया था, इसीलिए जूनर भी धीरे से मुस्कुराई और अब वो टेलीपोर्ट होकर उन दोनों के सामने चली जाती है। हुनिया हुनशी से बोलता है कि हम दोनों को मिलकर पहले डिवाइन ब्लड लाइन वाली इस लड़की को खत्म कर देना चाहिए, इससे हम फ्यूचर में पैदा होने वाले होल ऑफ सोल्स के छिपे हुए खतरे को दूर कर सकते हैं और उसके बाद हम इस लड़के जियोयान से निपटेंगे। हुनशी अपनी जहरीली मुस्कान छोड़ते हुए कहता है कि भाई तुम्हारा प्लान वाकई कमाल का है और वैसे भी मैं देखना चाहता हूँ कि अगर इस गु क्लैन की लड़की को कुछ हो गया तो उन एशियन गु क्लैन के एल्डर और लीडर का क्या रिएक्शन होगा। जूनर गुस्से में अपनी एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी योग्यताओं के साथ मेरी ताकत का सामना कर सकते हो। हुनशी अपने साइड वेपन के साथ तेजी से जूनर पर अटैक करने के लिए आता है, पर जूनर आसानी से उसके हमले को रोक लेती है और एक शार्प नीडल को क्रिएट करके उसके ऊपर छोड़ती है जिसका वो सामना नहीं कर पाता। ये छोटा सा मुंह इतना खतरनाक था कि इससे कई सारे पहाड़ नष्ट हो गए थे, पर तभी जूनर के पास एक पोर्टल ओपन होता है जिससे हुनिया कई सारी सोल चेन्स से जूनर पर अटैक करता है, पर जूनर को पहले ही इसका अंदेशा हो गया था। वो एक बैरियर को क्रिएट करके उन सोल चेन को आसानी से रोक देती है और अपनी एनर्जी से हुनिया पर अटैक करने लगती है, पर वो अपनी एनर्जी से बच रहा था और हंसते हुए कहता है कि वाकई तुम एक डिवाइन ब्लड लाइन मेंबर होने के योग्य हो, जो तुम्हारी इंद्रियां इतनी ज्यादा तेज है कि तुम हमारी मौजूदगी का पता लगा सकती हो। और अब वो अटैक करने के लिए कई सारी फियर से बॉल को क्रिएट कर लेता है जिससे वो हर तरफ से जूनर पर अटैक करने लगता है, पर जूनर अपने बैरियर की मदद से उन सभी हमलों से बच रही होती है। हुनशी जूनर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो अपने स्फीयर से उसके हमलों को रोककर उस पर पलटवार करती है, पर वो फियर से बॉल अभी भी जूनर को घेर रही थी, इसीलिए जूनर अपने स्फीयर को तेजी से मूव करती हुई उन्हें रोक रही होती है और अब वो अपनी डिवाइन ब्लड लाइन पावर को एक्टिवेट करके उन फियर से बॉल को खत्म कर देती है। और हुनिया और हुनशी से बोलती है कि तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद तुम इस हेवनली टॉम से जिंदा वापस लौट कर नहीं जाना चाहते। वो दोनों सामने आ जाते हैं। हुनिया हुनशी से कहता है कि इस डिवाइन ब्लड लाइन के वंशज से निपटना वाकई काफी मुश्किल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम कम समय में इस लड़की का शिकार कर पाएंगे। और वो धीरे से उसे प्लान बताता है कि हमें इस लड़की को शिकार बनाना चाहिए, जिससे जब ये लड़की जियोयान के गम में डूब जाएगी तब हम इसे भी मार देंगे। हुनशी को यह प्लान काफी अच्छा लगता है और अब वो दोनों अपनी पावर को मिलाकर एक जायंट वॉइड क्रे को क्रिएट करते हैं जिसमें से काफी तेज एनर्जी निकली थी जिसे जूनर को घेर लिया होता है। जूनर समझ गई थी कि वो जियोयान को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे और ये सब उनके प्लान का हिस्सा होता है, जिससे वो मुस्कुरा रही थी क्योंकि मछली जल्दी कांटे में फंसने वाली थी। हुनिया ब्लड सेक्रीफाइस टेक्निक का इस्तेमाल करके 3 जायंट सोल बॉडी को क्रिएट कर लेता है, जिससे तीनों जायंट सोल बॉडी जूनर पर अटैक करने लगती है, पर जूनर अपनी एक फूंक से ही एम्परर बटरफ्लाई मूव का इस्तेमाल करती है जिससे वो गोल्डन बटरफ्लाई तेजी से जाती हुई उन सोल बॉडी को पूरी तरीके से जकड़ लेती है। जूनर बोलती है कि अगर तुम दोनों के पास ही इतनी सी क्षमताएं हैं तो फिर तुम कभी भी इस हेवनली टॉम में सरवाइव नहीं कर पाओगे, और वो उन तीनों सोल बॉडी को नष्ट कर देती है। हुनिया इससे दूर हो गया था, पर फिर भी वो हंस रहा होता है और बोलता है कि मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें रोकना था और अब बारी हुनशी की है।
अब तुम अपने इस प्रेमी को नहीं बचा पाओगी। हुनशी जियोयान पर एक पावरफुल अटैक करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था, पर जूनर बोलती है कि तुम लोग और मेरे कबीले के एल्डर भी हर कोई क्या सोचता है कि जियोयान कमजोर है और उसे आसानी से धमकाया जा सकता है। वाकई तुम सभी काफी छोटी सोच वाले हो। मुझसे पहले ही जियोयान को तुम्हारी मौजूदगी का पता हो गया था और जियोयान कल्टिवेशन करने का नाटक कर रहा होता है। दरअसल वो कल्टिवेशन की आड़ में अपने हेवन लेवल के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर रहा था, जिससे अब जियोयान उसे हेवन क्रिएशन स्पेस में ले गया था। हुनशी को समझ में आ गया था कि हेवन लेवल की एक टेक्निक है जिससे बचना मुश्किल है, इसीलिए वो सोल एक्सप्लोजन टेक्निक का इस्तेमाल करके एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है। पर जियोयान ने पूरी तरीके से ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो हुनशी के ऊपर छोड़ देता है। इस पाम अटैक में क्रिएशन पावर समाई थी, जिससे इसकी एनर्जी के सामने हुनशी का बैरियर भी टिक नहीं पाता। वो अपनी पूरी पावर से उसे रोकने की कोशिश करता है पर रोक नहीं पाता और बाहरी दुनिया में भी एक काफी तेज विस्फोट होता है, जिससे हुनशी घायल हालत में बाहर गिरता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।